छात्रों, आज हम अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का संबंध इस विषय पर चर्चा करेंगे। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको समझने के लिए 4 चरणों से हमें गुजरना होगा। नंबर 1, भाषा का विकास क्रम। नंबर 2, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का साहित्यिक संबंध। नंबर 3, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं। और नंबर 4, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के कवि और उनकी रचनाएं। तो प्रारंभ करते हैं। प्रथम चरण, भाषा का विकास क्रम। भाषा के विकास क्रम को 3 कालों में बांटा गया है। नंबर 1, आदिकाल। नंबर 2, मध्यकाल। नंबर 3, आधुनिक काल। आदिकाल के लिए वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मध्यकाल के लिए पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आधुनिक काल से आर्य भाषाएं विकसित हुई हैं। इन आर्य भाषाओं का विकास विभिन्न अपभ्रंशों से हुआ है। नंबर 1, सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी तथा गुजराती उपभाषाएं विकसित हुई हैं। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां विकसित हुई हैं। नंबर 1, खड़ी बोली जिसे कौरवी कहते हैं। नंबर 2, ब्रजभाषा। नंबर 3, हरियाणवी जिसे हरियाणी एवं बांगुरी भी कहते हैं। नंबर 4, बुंदेली। नंबर 5, कन्नौजी। राजस्थानी से 4 बोलियां विकसित हुई हैं। नंबर 1, पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी कहते हैं। नंबर 2, पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी कहते हैं। नंबर 3, उत्तरी राजस्थानी जिसे मेवाती कहते हैं। नंबर 4, दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी कहते हैं। पहाड़ी उपभाषाओं से 2 बोलियां विकसित हुई हैं। नंबर 1, कुमायूनी। नंबर 2, गढ़वाली। गुजराती उपभाषा संपूर्ण गुजरात की उपभाषा मानी जाती है। नंबर 2, पैसाची अपभ्रंश। पैसाची से लहंदा और पंजाबी 2 भाषाएं विकसित हुई हैं। नंबर 3, ब्राह्मण से सिंधी। नंबर 4, महाराष्ट्री से मराठी। नंबर 5, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। नंबर 1, अवधी जिसे कोसली या बैसवाड़ी भी कहते हैं। नंबर 2, बघेली। नंबर 3, छत्तीसगढ़ी। नंबर 6, मागधी अपभ्रंश जिससे बिहारी, बंगाली, असमिया, उड़िया ये उपभाषाएं विकसित हुई हैं। बिहारी की 3 बोलियां हैं। नंबर 1, भोजपुरी। नंबर 2, मैथिली और नंबर 3, मगही। इसके बाद चर्चा करते हैं हम तीसरे चरण की अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का संबंध। अपभ्रंश की समय सीमा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। हिंदी का विकास अपभ्रंश से 1000 अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का संबंध। अपभ्रंश की समय सीमा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। हिंदी का विकास अपभ्रंश से 1000 ईस्वी के पश्चात माना जाता है। इस समय निश्चित समय सीमा से अक्सर ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि 1000 ईस्वी के पहले हिंदी अस्तित्व में नहीं थी और 1000 ईस्वी के बाद अपभ्रंश का अस्तित्व एकदम समाप्त हो गया, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाषा न तो एकदम अस्तित्व में आती है और न ही एकदम समाप्त हो जाती है। इसके लिए एक लंबा वक्त लगता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का संबंध भी बहुत कुछ ऐसा ही है। 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच का समय भाषा की दृष्टि से संक्रमणकालीन रहा है। यह वह समय है जब न तो अपभ्रंश पूरी तरह से अपभ्रंश ही रहा और न तो
हिंदी पूरी तरह से अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हो पाई थी। इस समय की भाषा संक्रमण के दौर से गुजर रही थी। यही कारण है कि इस समय की भाषा को प्राकृताभास हिंदी, उत्तर अपभ्रंश, परवर्ती अपभ्रंश, अभट्ट आदि अनेक नाम दिए गए, परंतु पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पंडित राहुल संस्कृत्यायन जैसे विद्वानों ने इसे पुरानी हिंदी कहना उचित समझा है। गुलेरी जी एवं राहुल जी का समर्थन अन्य विद्वान भी करते हैं। ये तर्कसंगत भी है। इसके पश्चात अगले चरण पर आते हैं, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में व्याकरणिक संबंध। नंबर 1, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, अ, आ, इ, उ, ए, ओ। ये 8 मूल स्वर थे। हिंदी में 3 नए स्वर विकसित हो गए, ए, औ, ऋ। नंबर 2, च, छ, ज, झ। संस्कृत, पाली तथा अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, किंतु हिंदी में आकर ये स्पर्श संघर्षी हो गए। नंबर 3, न, र, ल। अपभ्रंश में दंत थे, हिंदी में ये वर्ड्स हो गए। नंबर 4, अपभ्रंश की उकार बहुला प्रवृत्ति भी हिंदी में कहीं कहीं दिखाई देती है। ब्रजभाषा और अवधी में अपभ्रंश के कई ऐसे शब्द हैं। नंबर 5, हिंदी में अपभ्रंश की ध्वनियाँ तो प्रचलित हैं ही, साथ ही ड, र जैसे ध्वनियों का भी विकास हुआ। नंबर 6, अपभ्रंश के न्यहाँ, म्यहाँ, यहाँ हिंदी में महाप्राण हो गए। नंबर 7, अपभ्रंश संयोगात्मक से वियोगात्मक हो चली थी। नंबर 8, हिंदी का उद्भव अपभ्रंश से होने के कारण उसकी ध्वनियाँ, प्रवृत्तियाँ, शब्द भंडार अपभ्रंश से काफ़ी मिलता जुलता है। चौथे चरण में अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के कवि और उनकी रचनाएं। सरहपा, इनको सरहपाद भी कहते हैं, इनकी मुक्तक रचनाएं हैं। देवसेन, श्रावकाचार्य, स्वयंभू, पौमचर्यु, ऋट्टेणी चरुई, स्वयंभू छंद, पुष्पदंत, महाप्राण और जसहर चर्यु। अब्दुल रहमान का संदेश राशक, धनपाल का भविष्यत कहा, इसे भविष्यत कथा भी कहते हैं। जिनदत्त सूर्य, उपदेश रसायन रास, हेमचंद्र, शब्दानुशासन, राम सिंह पाहुड़ दोहा, जो इंदु, परमात्म प्रकाश तथा योगशाप, विद्यापति, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्राकृताभास हिंदी, उत्तर अपभ्रंश, उत्तरकालीन अपभ्रंश, परवर्ती अपभ्रंश, अभट्ट आदि के कवि सही मायने में पुरानी हिंदी के ही कवि हैं। अधिकांश भाषाविद एवं इतिहासकार पुरानी हिंदी को ही महत्व देते हैं। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में क्या संबंध है।